वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के बारे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को फैक्टर 13 भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए हमें जो है सैंपल कौन सा चाहिए। तो हमें बेसिकली चाहिए सैचुरेटेड प्लाज्मा, और ये स्टेबल होता है सिर्फ 2 घंटे के लिए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? तो इसकी इंडिकेशन में हम ये देखना चाहते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर फैक्टर 13 या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो इसके लिए ये इस टेस्ट को एडवाइस किया जाता है। फिर आ जाता है इसकी हिस्ट्री क्या है। ये बेसिकली 1944 में डिस्कवर हुआ था और इसके बाद इट वाज कंफर्म्ड इन 1966 के अंदर कि इसका काफ़ी क्रूशियल रोल है टू स्टेबलाइज दी फाइब्रिन क्लॉट। अब आ जाते हैं कि अब हाउ यू विल डिफाइन, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है ना, बेसिकली ये जो फिब्रिनोजन है उसके पहले बनते हैं फाइब्रिन स्ट्रैंड्स, और उनको स्ट्रैंड्स को फिर ये क्लॉट की शक्ल में बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम। उसके बाद आता है कि डिस्क्राइब द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैंने ये डायग्राम में कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। बेसिकली तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 320,000 डाल्टन, और ये सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर विद फाइब्रिनोजन। अच्छा, ये बेसिकली ये कंसिस्ट ऑफ, इसको हम ज़ैमोजन कहते हैं। ज़ैमोजन क्या होता है? ज़ैमोजन बेसिकली है इनएक्टिव प्रोटीन प्रिकसर, जिसको हम एंजाइम भी कह सकते हैं। और ये कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेंज। और ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेंज जो है ना, ये कनेक्टेड बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के साथ ही आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। अब जो 2 अल्फ़ा चेन है वो कैटालिटिक सब यूनिट है, और जो है 2 बीटा यूनिट वो कैरियर और ट्रांसपोर्ट सब यूनिट है। अब होता क्या है, बेसिकली 2 अल्फ़ा 2 बीटा ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके ऊपर एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन एक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देती है फैक्टर 13A या एक्टिवेटेड 13 फैक्टर। तो वो फिर एक्ट करता है फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के ऊपर, जिनको फाइब्रिन क्लॉट बना देता है बिकॉज ऑफ द क्रॉस लिंकिंग की वजह से उसको वो बना देता है। अब आ जाता है कि अब आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फाइब्रिन को आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये एक कंजेनिटल है और इनहेरिटेड डिजीज़ है एज एन ऑटोसोमल, और ये किसी वक्त क्लिनिकली होमोजाइगस भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की कि इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और उसके बाद अल्टीमेटली थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन के फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन, और इसके ऊपर फिब्रिन जो है ये यहाँ पे स्टैंड्स होते हैं, उनको स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बना देती है। अब आ जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस स्टेबलाइजिंग फैक्टर। एक तो ये जो है जो आपको स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बना देता है। दूसरा ये है कि इट्स एक्टिविटी रिक्वायर एट लीस्ट मोर देन 5% ऑफ इट्स लेवल। और तीसरा ये है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो उस सूरत में फिर वो स्टेबल क्लॉट नहीं बनता। और फोर्थ ये जो है ना, अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वुंड हीलिंग और रिपेयरिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो इस डायग्राम में भी दोबारा मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आप इधर आ जाएं तो यहाँ पे फिब्रिनोजन के ऊपर थ्रोम्बिन एक्ट करके पेप्टाइड A, B, फाइब्रिन मोनोमर बनते हैं, पॉलीमराइजेशन, फाइब्रिन पॉलीमर, उनके बाद फैक्टर 13 एक्टिवेटर कैल्शियम की मौजूदगी में स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बना देते हैं। अब इसकी टाइप्स कितनी है? एक तो कंजेनिटल डेफिशिएंसी होती है और दूसरी सेकेंडरी डेफिशिएंसी होती है। तो कंजेनिटल डेफिशिएंसी जो है ऑटोसोमल होती है, और ये बच्चों में न्यूबॉर्न के अंदर पाई जाती है। और जो सेकेंडरी डेफिशिएंसी है मोस्टली इट इज सीन इन द मैलिग्नेंसी, जैसे एक्यूट AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, लिवर डिजीज़ है, या इन प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर्स। तो उसके बाद जो इसकी डेफिशिएंसी है, इट विल लीड टू प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, पुअर वुंड हीलिंग, इनएडिक्वेट स्कार फॉर्मेशन। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो
तो ये 3 प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर डेफिशिएंसी की अब हम सिम्टम बता रहे हैं। एक तो ये ब्लीडिंग होगी न्यूबॉर्न के अंदर, फिर उसके बाद अगर कोई ट्रामा हो तो उसके बाद भी ब्रूजिंग या टिश्यू ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद अगर पार्शियल डेफिशिएंसी हो तो उसमें भी जो कि ल्यूकीमिया केस में नज़र आती है या DIC या सीवियर लिवर डिजीज़ में नज़र आती है। तो इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज भी हो सकती है इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये ब्रेन के अंदर भी हेमरेज हो सकती है, CNS हेमरेज भी हो सकती है, इंट्राब्डोमिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो के हीमार्थरोसिस भी हो सकती है। फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। वन ऑफ एक जो रेफरेंस है वो बताता है 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा सोर्स बताता है कि इसका लेवल एटलीस्ट 2% to 5% होना चाहिए कम अज़ कम। तो आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे स्टेबलाइजिंग फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर डेफिशिएंसी को? पहली बात तो यह है कि PT, APTT, फाइब्रिनोजन लेवल, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट वो सब नॉर्मल होंगे। तो सिर्फ क्या होता है कि इसमें जो क्लॉट बनता है वो 5 मोलर यूरिया सोल्यूशन में डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद आता है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द फैक्टर 13 स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट फिर उसका वही है जो हम 5 ml मोलर यूरिया के अंदर जब इस क्लॉट को रखेंगे तो उसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा। अब आ जाता है अल्टीमेटली कि हाउ यू विल ट्रीट फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी ले सकते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट भी ले सकते हैं, फैक्टर 13 कंसनट्रेट भी ले सकते हैं, या फैक्टर 13 रिकम्बिनेंट्स। तो ये ब्रीफली था अबाउट फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर डेफिशिएंसी के बारे। अगर आपने इसकी मज़ीद डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके, तो ये मैं जो कुछ भी आपको ब्रीफली बताया है ये आपको सब इस हमारी वेबसाइट पे labpedia.net पे मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय शॉर्ट लेक्चर। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।